नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आ थाउजेंड ईयर्स। देखिए, इस चैप्टर के पहले पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से मैप टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं। दो पीरियड के अंदर हमने देखा था किस तरीके से मैप के अंदर चेंजेस आते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं इस दौरान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं रीजन एंड द एम्पायर। देखिए, लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास, तुगलक्स और द मुगल्स ए कंपोज मैनी रीजन। देखिए, हम आगे आने वाले चैप्टर्स में सबसे पहले चोलास के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक्स के बारे में पढ़ेंगे और मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने रूल किया, कहां कहां ये लोग रूल करते थे। ठीक है, संस्कृत प्रशस्ति। देखिए, अब एक संस्कृत प्रशस्ति के बारे में बताया गया जिसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तनत, दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में प्रशस्ति है जिसका रूल था 1226 से लेकर 1287 तक। ठीक है, एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गॉड इन द ईस्ट टू गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल द साउथ इंडिया। देखिए, यहाँ पर एक प्रशस्ति है जिसमें प्रशस्ति का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रशस्ति का मतलब होता था प्रेस करना। जैसे राजा, वो राजा अपनी तारीफ में जब कोई भी चीज लिखवाता था उसे प्रशस्ति बोला जाता था। तो इस प्रशस्ति में गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताया गया और ये संस्कृत में है। तो संस्कृत में इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जो गयासुद्दीन बलबन था, इसका रूल बंगाल बंगाल से लेकर, बंगाल को उस दौर में गॉड कहा जाता था, गौंड कहा जाता था। तो इस गॉड के रीजन से बंगाल बंगाल का जो रीजन है यहाँ से लेकर अफगानिस्तान अफगानिस्तान में गजनी तक। ठीक है, इसका इसका जो है अंपायर स्ट्रेच होता था और साउथ इंडिया में द्रविड़ वाला जो इलाका है वहां तक इसका क्या था, अंपायर फैला हुआ था। ठीक है ना, इसके बाद ये बताया गया है कि किस तरीके से तो डिफरेंट रीजन की आर्मी थी, जैसे गॉड की आर्मी, आंध्रा की आर्मी, केरला की आर्मी, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। ठीक है, किस तरीके से इसकी जो आर्मी जब भी आती थी तो ये सारी जो आर्मी थी डरकर यहाँ से भाग जाती थी। ठीक है ना, हिस्टोरियंस बताते हैं कि जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर जो ये बातें हैं बताई गई हैं। ठीक है, एट द टाइम, एट द सेम टाइम they try to understand why rulers keep claiming to have control over different parts in the subcontinent। ठीक है, अब हिस्टोरियंस इस बात को भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों जो रूलर्स थे ये जो छोटे मोटे इलाके होते थे, बड़े बड़े इलाके होते थे, इन पर अपने कंट्रोल की जो बातें होती थी बेसिकली उनको क्लेम करते थे, अपने रीजन को बेसिकली इस रीजन को क्लेम करते थे। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया जिसके अंदर बताया गया है लैंग्वेज एंड रीजन। ठीक है, 1318 के अंदर एक बहुत फेमस पोएट है अमीर खुसरो के इंडियन हिस्ट्री में। अमीर खुसरो का नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अमीर खुसरो का। अब अमीर खुसरो क्या बता रहे हैं एक नोट के अंदर, देखिए वो बता रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस इन एवरी रीजन ऑन दिस लैंड। इस हिंदुस्तान की सरजमी पे हर हर जो रीजन था उसके अंदर एक डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो बोली जाती थी। कि सपोज कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, सिंधी बोली जाती थी, बेसिकली सिंध के रीजन में सिंधी बोली जाती थी, लाहौर के रीजन में लाहौरी बोली जाती थी, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती थी। ठीक है, देव समुद्री बोली जाती थी बेसिकली साउथर्न कर्नाटका में। ठीक है ना, तेलंगानी बोली जाती थी आंध्रा के रीजन में। ठीक है, गुजारी बोली जाती थी गुजरात के रीजन में। ठीक है, माबारी इन तमिलनाडु, गौरी जो लैंग्वेज है बेसिकली यहाँ पर बंगाली को गौरी यहाँ पर बताया गया है, और अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन नियर दिल्ली रीजन, अराउंड दिल्ली के जो आसपास का जो रीजन है यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें यहाँ पर क्या बताया गया, हिंदवी बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद अमीर खुसरो क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर अमीर खुसरो बता रहे हैं। अमीर खुसरो बता रहे हैं कि अमीर खुसरो went on to explain that in contrast to these languages। देखिए, इन लैंग्वेजेस के अलावा हिंदुस्तान में एक और लैंग्वेजेस भी थी जिसे सिर्फ यहाँ की एलीट जो क्लास थी वो जानते थे, और एलीट में यहाँ पर इसको किसे बताया गया, ब्राह्मण्स को बताया गया। ये जो ब्राह्मण क्लास थी एक और लैंग्वेज जानती थी जिस लैंग्वेज के यहाँ पर बताया गया संस्कृत। ठीक है, देयर वाज संस्कृत व्हिच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। जो संस्कृत लैंग्वेज थी किसी रीजन को बिलोंग नहीं करती, पूरे सब कॉन्टिनेंट की क्या थी, एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसको यहाँ पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे वो जानते थे। ठीक है, इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, बहुत पुरानी लैंग्वेज थी। कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली ब्राह्मण्स डू। देखिए, पुराने जो लोग थे, मतलब जो आम लोग थे, वो इस भाषा को नहीं जानते थे, सिर्फ जो ब्राह्मण थे हिंदुस्तान में रहने वाले वो इस लैंग्वेज को जानते थे। ठीक है, नाउ by 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics के साथ जब 700 एडी है इस दौरान तक हर जो रीजन था उसके अपने एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी। ठीक है, उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने हर रीजन के अपने कुछ क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है ना, उनकी अपनी लैंग्वेजेस थी, उनका अपना कल्चर था, इनके अंदर अपनी अपनी रीजनलिज्म का आइडेंटिटी थी, बेसिकली वो डेवलप होने लगी थी। अब मैंने आपको पहले बताया कि हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेजेस, हर रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस जो थी वो बताई जा रही थी, ठीक है, बोली जा रही थी। You will learn more about
दीज इन चैप्टर नंबर 7। हम इनके बारे में चैप्टर नंबर 7 में और ज्यादा पढ़ने वाले हैं। देखिए अब हम जब धीरे धीरे इस बुक को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चेंजेस हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, किस तरीके से नए रीजन्स का जो नई रूलिंग डायनेस्टीज का इमरजेंस होता है, किस तरीके से नई रूलिंग डायनेस्टीज आती है, किस तरीके से उन रूलिंग डायनेस्टीज के द्वारा अपनी लैंग्वेज को पेट्रोनाइज किया जाता है, अपनी लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है, अपनी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है ना, दे आल्सो एसोसिएट विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी। देखिए जितने रीजन होते थे, जितने ज्योग्राफिकल रीजन होते थे, वो किसी ना किसी रूलिंग डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड होते थे। ठीक है, देयर वाज आल्सो कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। ठीक है, हर देखिए जो जितने सारे रीजनल स्टेट्स हैं, इनके बीच कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हमेशा होता रहता था। ठीक है, ओकेशनली डायनेस्टीज लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। देखिए इसके अलावा देखिए रीजनल स्टेट तो थे, इसके अलावा समय से पर क्या होता था, हिंदुस्तान में बड़े बड़े जो स्टेट्स होते थे वो भी इमर्ज होते रहते हैं। कि हम आगे पढ़ने वाले हैं चोलास के बारे में, अगले चैप्टर में चोलास के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद हम खिलजीज के बारे में और तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल्स के बारे में। तो ये जो अंपायर थे समय समय पर बड़े बड़े स्टेट्स बनाने में कायम हो जाते थे, बड़े बड़े स्टेट्स को है जो ये लोग बना पा जाते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में अगर इनका रूल 5 जैसे मुगल्स की बात करें तो मुगल्स का रूल लगभग 500 से 600 साल तक रहा। लेकिन हिस्ट्री के अंदर 500 से 600 साल का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता। ठीक है, इसको बहुत छोटा पीरियड जो है वो माना जाता है। तो ये रूलर्स है रूल करेंगे काफी समय तक, लेकिन इतना बड़ा इतने समय रूल नहीं करेंगे जितना इनको हिस्ट्री के अंदर इनको लॉन्ग पीरियड बताया जा सके, इतना ये लोग जो है रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नाउ नॉट ऑल दीज अंपायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। ये जो सारे जो अंपायर्स मैंने आपको नाम बताए, ये जो सारे थे ये इक्वली क्या नहीं थे, स्टेबल नहीं थे। जो सारे रूलर्स थे बेसिकली यहाँ पर रूल करने वाले जो रूलर्स थे, इनके रूलिंग के दौरान जो इनका रूल था बेसिकली, इनके जो अंपायर थी ये स्टेबल नहीं होता था और ना ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता, सक्सेसफुल इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन द टर्म ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इन द टर्म ऑफ ट्रेड। बेसिकली हर अंपायर के अंदर जो है इक्वली स्टेबल नहीं था और हर अंपायर जो था वो उतना ही सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी इट लेड टू द रीइमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। देखिए जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो दोबारा से रीजनल स्टेट्स से इनका राइज होता है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है ना, अब आपको देखने को मिलेगा कि अवध के अंदर नया, जैसे मुगल एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है तो अवध के अंदर एक नया रूल आता है, हैदराबाद के अंदर एक नया स्टेट, हैदराबाद एक नया स्टेट बनता है, अवध एक नया स्टेट बनता है, बंगाल जो है नया स्टेट बनता है, इसके अलावा नीचे मैसूर नया स्टेट बन जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारी जैसे इसके अलावा जो पंजाब में जो रीजन था इसके अंदर नया स्टेट बन जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे जो रीजनल स्टेट्स हैं इनका न्यू डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बट ईयर्स ऑफ इंपीरियल पैन रीजन रूल हैव अल्टर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन। देखिए इंपीरियल रूल रहा था, पैन रीजन रूल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड द स्मॉल स्टेट दैट रूल्ड ओवर देम। देखिए सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिस जिस रूलर ने रूल किया, ठीक है, जिस जिस डायनेस्टी रूल किया, उनका आपको जो इम्पैक्ट होता था वो देखने को मिल जाता था हर फील्ड के अंदर। ठीक है, सपोज कीजिए किसी किसी पहले सबसे पहले किसी छोटी डायनेस्टी ने रूल किया, उसके बाद कोई बड़ी डायनेस्टी आई, तो इनके इम्पैक्ट जो है आपको लोकल सोसाइटी के अंदर, लोकल इकोनॉमी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिस वाज अपेरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशन इन द रेलिंग्स ऑफ गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड ऑफ द इकोनॉमी allied cultures एंड लैंग्वेज। आपको एक कहाँ देखने को मिलता था, इकोनॉमी में देखने को मिल जाता था, एलाइड कल्चर्स में देखने को मिल जाता था, इसके अलावा लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाता था। ठीक है, थ्रू द 1000 years between 700 to 750 the characteristics of the different regions did not grow in the isolation. These regions felt that impact of the large pan regional forces of integration without the quite losing their distinctiveness. ठीक है, नाउ अब हमारा आज का जो अगला टॉपिक है वो है ओल्ड एंड द न्यू रिलीजन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है इसमें। देखिए इन 1000 सालों के दौरान हिंदुस्तान में रूलिंग डायनेस्टीज के अंदर तो चेंज होता ही होता है, इसके अलावा जो सबसे डिफरेंट चेंज हिंदुस्तान में आता है वो सोसाइटी के अंदर आता है, इकोनॉमी के अंदर आता है। लेकिन हिंदुस्तान में इस दौर में नए रिलीजन्स का भी उदय होता है। ठीक है, नए रिलीजन्स का उदय होता है और नए रिलीजन में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है इस्लाम का। इस्लाम जो है हिंदुस्तान में इसी दौर में आता है और हिंदुस्तान में इस्लाम का उदय इस दौर के अंदर होता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में पनपने वाला सिखिज्म जो है वो इसी मेडिवल एरा के दौरान उभरेगा। ठीक है ना, उभर कर आएगा और एक अच्छा रिलीजन बनकर सबको दिखाएगा। और वो जो हिंदुज्म की जो खामियां हैं, हिंदू रिलीजन में होने वाली जो खामियां हैं, उनको कहीं ना कहीं ओवरटर्न करेगा और एक नया रिलीजन का शेप ले लेगा बाद में सिखिज्म। तो सबसे पहले जो रिलीजन आता है हिंदुस्तान में वो था इस्लाम। ठीक है, इस दौर में
मेडिवल एरा में हिंदुज्म तो पहले से था ही, हिंदुज्म के अलावा जो रिलीजन बाहर से हिंदुस्तान में आता है वो है इस्लाम, ठीक है। नाउ 1000 years ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन द रिलीजियस ट्रेडिशन। देखिए रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर इन 1000 सालों के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं वो आते हैं, ठीक है। पीपल बिलीव इन द डिवाइन was sometimes deeply personal but more usefully it is collective। देखिए कई बार क्या होता है, लोगों का जो रिलीजन के साथ कॉन्टेक्ट होता है वो क्या होता है, पर्सनल होता है, ठीक है। आपका और आपके भगवान के बीच का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, कई बार पर्सनल होता है, लेकिन but more usually it is collective, ठीक है। collective belief in the supernatural agency religion was often closely connected with the social and economical organization of the local communities। देखिए religion जो होता है वो क्या है, बेसिकली उसका डीप कनेक्ट होता है सोसाइटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, ठीक है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल organizations का, ठीक है। as the local worlds of these groups altered so did their belief, ठीक है। now it was during this period that the important changes occurred that we call Hinduism। देखिए हिंदुज्म के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं इस पीरियड के अंदर आते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि बुद्धिज्म के अंदर चेंजेस आते हैं, तो बुद्धिज्म के अंदर जो चेंजेस आते हैं, मैंने आपको बताया था महायाना बुद्धिज्म जो आता है, महायाना बुद्धिज्म कुछ चेंजेस लेके आता है हिंदुस्तान की सोसाइटी में। तो वो जो चेंजेस लेकर आता है महायाना बुद्धिज्म, वो जो चेंजेस हैं वो आपको हिंदुज्म के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब हिंदुज्म के अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस है वो आपको देखने को मिलता है। वो कौन से चेंजेस हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दीज इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, नई देवी देवताओं की जो पूजाएं हैं अब वो शुरू होने लगी थी हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल्स बाय द रॉयल्टी एंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। देखिए जो रूलिंग क्लास थी इसके द्वारा क्या बनाए गए, नए नए जो मंदिर हैं इनको बनाया गया, और बड़े बड़े मंदिर, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो मंदिर हैं ये बनाए जा रहे थे। मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा जब हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे, तो चोलास के द्वारा बहुत खूबसूरत जो है वो मंदिर बनाए गए साउथ इंडिया में। सिर्फ चोलास के द्वारा नहीं, साउथ में रूल करने वाली जितनी डायनेस्टीज थी, पल्लवास, चालुक्यास, इनके अलावा चोलास, चेरास, पंड्यास, ये जितनी डायनेस्टीज है बाद के दौर में आएंगी, ये कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगी हिंदुस्तान की सोसाइटी में, और ये इनका बहुत ज्यादा, स्पेशली चोलास का बहुत ज्यादा फोकस रहेगा टेम्पल डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। नाउ अब देखिए इसके अलावा हिंदुस्तान में एक और हिंदुज्म के अंदर एक और चेंज आता है, वो क्या चेंज आता था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय द रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स द प्रीस्ट एज डोमिनेटिंग ग्रुप इन द सोसाइटीज। देखिए जो ब्राह्मण से, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है, ब्राह्मण ब्राह्मण्स का जो ब्राह्मण्स की जो पावर है ना वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई आपको नजर आएगी इस दौर में। जो ब्राह्मण्स थे इनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा आपको बढ़ती हुई नजर आएगी हिंदू सोसाइटी के अंदर, और इंडियन सोसाइटी के अंदर आपको जो ब्राह्मण्स की पावर है वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। देन नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। देखिए ब्राह्मण्स जो थे वो संस्कृत को जानते थे। देखिए मैं मैं जो हूँ, आज मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन मैं आज भी संस्कृत नहीं जानता, ठीक है। मेरे को संस्कृत के आज भी सिर्फ कुछ बेसिक श्लोक्स के अलावा और कुछ नहीं आता, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है वो पंडित है, वो ब्राह्मण है, उसको कभी संस्कृत नहीं सिखाई गई, लेकिन उसके फादर से, उसके उसके ग्रैंडफादर से उसने सीखी, और आज वो संस्कृत के अंदर काफी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत, जैसे जिस तरीके से मेरे जो फ्रेंड है उसको संस्कृत नहीं सिखाई गई लेकिन उसने अपने फादर से सीख ली, ठीक है। ना उसने स्कूल में सीखी ना कहीं सीखी, लेकिन उसने अपने घर के अंदर ही संस्कृत को सीख लिया, और आज उसको बहुत सारे जो संस्कृत के टेक्स्ट है उनका ज्ञान है। लेकिन मैंने कभी संस्कृत नहीं सीखी। इसी तरीके से उसके परिवार, जिस तरीके से उसके परिवार ने उसको संस्कृत सिखाई, उस तरीके से जो ब्राह्मण थे ये संस्कृत को हमेशा कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने दूसरों को जो संस्कृत है इसका ज्ञान नहीं दिया। कहीं ना कहीं इस वजह से ही हिंदू सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रही। लेकिन संस्कृत को जिस तरीके से ये लोग लेकर आ रहे थे, संस्कृत को जिस तरीके से ये बचाकर हिंदुस्तान के सोसाइटी में अभी भी लेकर आ रहे थे, उसने कहीं ना कहीं पावर दी ब्राह्मण्स को पावर मिलती है, और ब्राह्मण्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी के अंदर, इसी वजह से क्योंकि संस्कृत के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो जानते हैं। और हिंदू ट्रेडिशन के अंदर आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण्स की जो है बहुत बड़ी जो है, बहुत अच्छी जो वैल्यू होती है ब्राह्मण्स की होते हैं, इनको काफी अच्छा, मतलब इनके साथ एक आप सभी जानते होंगे ब्राह्मण्स की वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है एक सोसाइटी के अंदर, आप सभी जानते होंगे इस बात को, ठीक है। द डोमिनेंट पोजीशन was consolidated by the support of their patrons, the new rulers searching for the prestige। देखिए ये ब्राह्मण्स से ना, इन ब्राह्मण्स को सपोर्ट किया नए उभरते हुए राजाओं ने। देखिए कई बार क्या होता था सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस पाने के लिए क्या होता था कि जो नए राजा होते थे ये ब्राह्मण्स को कहा करते थे कि आप हमारा समर्थन कीजिए, आप हमारा समर्थन करेंगे तो हमारा जो समाज में स्टेटस है वो कभी कहीं ना कहीं उभर कर आएगा, और हम जो प्रजा है उसके साथ डायरेक्ट
कांटेक्ट कर सके, हम प्रजा के अंदर दिखा पाएंगे अपने आप को कि हम कहीं ना कहीं उनसे सर्वोच्च हैं, हम कहीं ना कहीं उसके उनके उनसे बड़े हैं। तो इन ब्राह्मण्स ने जब ये किया तो कहीं ना कहीं इनको पैटर्न दिया गया, ठीक है, इनको पैट्रोनाइज किया गया इन राजाओं की तरफ। जो नई डायनेस्टीज का उदय होता है तो इन डायनेस्टीज के जो रूलर्स, जो हिंदू रूलर्स थे, इन्होंने काफी ना काफी सपोर्ट दिया बेसिकली इन इन नए ब्राह्मण्स को, ठीक है। नाउ वन इज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। देखिए इस दौरान में भक्ति का भी जो है इमर्जेंस होता है। भक्ति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो भक्ति का उदय होता है इस दौर में, ठीक है, ऑफ लविंग अ पर्सनैलिटी दैट इज डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्रीस्ट और द इलेबोरेट रिचुअल्स। देखिए इसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे और ज्यादा। लेकिन भक्ति है क्या, मैं आपको बेसिक टर्म्स में कुछ बता दूं। भक्ति है, देखिए मेरे और मेरे भगवान के बीच के जो रिलेशन है वो एक पर्सनल रिलेशन, मेरे और मेरे भगवान के बीच में जो रिलेशन है वो एक पर्सनल रिलेशन है। और मेरे और मेरे भगवान के बीच में अगर मुझे अपने भगवान को पूजना है, मुझे अपने देवी या देवी तक पहुंचना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे किसी पृष्ठ की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे किसी पृष्ठ की जरूरत नहीं है कि वो पूजा करे या किसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म करे या किसी तरीके का सैक्रिफाइस परफॉर्म करे। मैं अपने भगवान को अगर याद ही करूं, अगर मैं अपने भगवान को अच्छे तरीके से याद कर लूं तो मेरे लिए वही काफी है। और यही कुछ इसी तरीके का कुछ जो है कॉन्सेप्ट है वो भक्ति है, आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम और ज्यादा जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, this was also the period when the new religions appeared in the subcontinent। देखिए इस दौर में मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यू रिलीजन जो है वो अराइव होता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है ना। मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट थे ये सबसे पहले लेकर आए brought the teaching of the Holy Quran to India in the 7th। देखिए पवित्र कुरान की जो टीचिंग्स हैं ये इनको लेकर आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। कौन लेकर आते हैं? मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स जो हैं वो कुरान की जो टीचिंग्स है वो हिंदुस्तान में लेकर आते हैं, ठीक है। मुस्लिम रिगार्डेड द कुरान एज ए होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड अल्लाह। देखिए मुस्लिम जो थे वो क्या मानते हैं? मुस्लिम मानते हैं किसको? मुस्लिम किसके सोवरेनिटी को मानते हैं? मुस्लिम सिर्फ एक ही बुक को मानते हैं, दैट इज कुरान, और एक ही भगवान को मानते हैं, दैट इज अल्लाह, ठीक है। वो बेसिकली एक ही भगवान को मानते हैं और वो एक ही गॉड को वो मानते हैं, दैट इज अल्लाह, ठीक है। दोज लव मर्सी बाउंड्री अमिड्स ऑल दोज बिलीव इन देम विदाउट रिगार्ड द सोशल बैकग्राउंड। बेसिकली अगर आपको भगवान को, अल्लाह को मानना है, ठीक है ना, अगर आपको अल्लाह को मानना है तो आपको किसी सोशल बैकग्राउंड से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अल्लाह के जो है, अल्लाह को जो है मान सकते हैं। अगर आप मुसलमान बन जाते हो, आप किसी भी आप किसी को भी आप जो है किसी बैकग्राउंड से आते हैं, आप अल्लाह को मान सकते हैं, ठीक है। मैनी रूलर्स और पैटर्न्स ऑफ द इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड द जुरिस्ट। देखिए जिस तरीके से हिंदू धर्म में ब्राह्मण्स की वैल्यू है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं उससे उतनी नहीं लेकिन उसी उतने ही उनके बराबर या उनसे थोड़ी सी कम वैल्यू होती है उलेमास की मुस्लिम सोसाइटी के अंदर। उलेमास कौन होते थे? बेसिकली उलेमा वो लोग होते थे जो लर्न थियोलॉजिस्ट एंड जुरिस्ट, बेसिकली इस्लामिक लॉ को एक्सप्लेन करने वाले जो लोग थे सोसाइटी के अंदर, इनको बेसिकली यहाँ पर उलेमा माना जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, ये पेट्रोनाइज किसको करते थे? उलेमास को ये लोग पेट्रोनाइज करते थे, ठीक है। देखिए हिंदू जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण्स को करते थे, और जो उलेमास थे इनको किसके द्वारा पेट्रोनाइज किया जाता था? बेसिकली मुस्लिम रूलर्स के द्वारा, ठीक है। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज आल्सो इंटरप्रेटेड इन द वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। देखिए इस्लाम को भी काफी डिफरेंट तरीके से लोगों ने जो क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। इनके जो फॉलोअर्स हैं इन्होंने भी इस्लाम को काफी डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। देयर वर शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन-इन-लॉ अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दो मेजर, आप बोल सकते हैं मेजर दो बेसिकली दो सेक्ट्स हैं, जिनके अंदर एक शिया है और एक है सुन्नी। अगर आप समझते हैं कि सेक्ट वर्ड सही नहीं है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। देखिए मुस्लिम्स के अंदर दो तरीके के मुस्लिम्स होते हैं, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम। शिया जो मानते हैं वो क्या मानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके जो सन इन लॉ है अली, वो लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो सुन्नी मुस्लिम है वो एक्सेप्ट करते हैं द अथॉरिटी ऑफ द अली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। नाउ इसके अलावा एंड द सक्सीडिंग खलीफास, ठीक है। नाउ देयर वर आल्सो द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ। देखिए वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ है, इनके अंदर भी काफी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली इन हिंदुस्तान। हनफी है, सफी है, इनके अंदर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ एंड द इन द थियोलॉजी एंड द mystic tradition, ठीक है। नाउ थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड द
हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, अब हम देखने के वाले हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड्स। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। देखिए हिस्टोरियन जो है वो समय को उस तरीके से नहीं देखते हैं जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि 5 बज गए, 4 बज गए, 10 बज गए, ठीक है, या फिर एक दिन हो गया, कैलेंडर के अंदर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ठीक है। हिस्ट्री को इस तरीके से नहीं समझा जाता। हिस्ट्री को ये नहीं माना जाता है कि समय के बीतने को ही इतिहास नहीं कहा जाता। इतिहास किसे कहा जाता है, ठीक है, इतिहास किसे यहाँ पर बताया गया है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट, देखिए इतिहास किसे बताया गया है, टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए समय के साथ साथ सोशल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, बेसिकली इसको बेसिकली जो हिस्टोरियंस है वो कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आइडियाज, द बिलीफ, द स्टडी ऑफ टाइम is made somewhat easier by the dividing the past into the large segment periods that possess shared characteristics। देखिए अगर आपको हिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो टाइम के पीरियड्स के आधार पर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। देखिए हमने पिछले 6 क्लास की जो बुक पढ़ी थी उसके अंदर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, और क्लास 8 की जो बुक है बेसिकली उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। नाउ इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन, देखिए 19th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग होगा, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी होगा यानी 1850s के दौरान जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं ये डिवाइड करेंगे इंडियन हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स के अंदर। बेसिकली ये जो 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है, सबसे पहले डिवाइड किया गया था जेम्स मिल के द्वारा, ठीक है। जो बुरी तरीके से आप कह सकते हैं this was totally wrong idea, dividing Indian history into 3 parts on the basis of the religion, ठीक है। किस बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और उसमें क्या क्या बताया गया, 3 पीरियड्स, किस पीरियड्स को बताया गया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश। देखिए पहले जो 2 पीरियड है, ठीक है, इनको तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पीरियड बताया, लेकिन जब उनका दौर आया, अपने दौर को उन्होंने ब्रिटिश पीरियड बताया, उस दौर को उन्होंने क्रिश्चियन पीरियड नहीं बताया हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया इंडियन हिस्ट्री को, और धर्म के आधार पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया, इसे याद रखिएगा, ठीक है। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर्स दैट वाज ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। देखिए ये किस आधार पर किया गया है, जो रूलर्स थे उनका जो रिलीजन था उसके आधार पर इसको बेसिकली डिवाइड करने की कोशिश की गई है, ना कि इस बेसिस पर कि इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी और कल्चर कैसा था। ना इकोनॉमी के बेस पर डिवाइड किया गया, ना सोसाइटी के बेस पर, ना कल्चर के बेस पर, ठीक है। सच डिवीजन आल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। देखिए इस तरीके का जब डिवाइड किया जाता है इंडियन हिस्ट्री को, तब आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन जो सबकॉन्टिनेंट है, बेसिकली ये जो सबकॉन्टिनेंट है, इसके रिच डाइवर्सिटी, इसके रिच कल्चर, इसके रिच इकोनॉमी को बेसिकली क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, ठीक है। फ्यू हिस्टोरियंस follow this periodization today. Most took the economic and social factors to characterize major elements of the different movement of the past। देखिए बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के बेस पर हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इंडियन हिस्ट्री को, और सोशल फैक्टर के बेस पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ these the stories you read लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी। देखिए लास्ट ईयर का हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसके अंदर हमने वाइड रेंज में किसके बारे में पढ़ा था, अर्ली सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। अर्ली सोसाइटी हमने किनके बारे में पढ़ा था, हंटर गैदर के बारे में पढ़ा था, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो लोग गाँव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे, और अर्ली अंपायर्स के बारे में हमने देखा था। हमने देखा था महाजनपदास के बारे में, उसके बाद हमने देखा अशोका के बारे में देखा, फिर हमने गुप्तास के बारे में देखा, और लास्ट में नीचे हम कहाँ तक आए थे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, ठीक है। नाउ अर्ली अंपायर्स एंड द किंगडम्स, ठीक है। द हिस्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर ऑफ्टन डिस्क्राइब द मेडिवल। देखिए इस हम किस हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ द पीजेंट सोसाइटीज, ठीक है, एंड द राइज ऑफ द रीजनल एंड द इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशंस, sometime at the cost of the pastoral and the forest people, the development of the Hinduism and the Islam and the major religions, and the arrival of the European trading companies। कि इस मेडिवल एरा के दौरान जो मेडिवल हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में नए स्टेट का राइज होता है, किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नए रिलीजन्स का अराइव होता है, किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नई नई सोसाइटीज का अराइव होता है, किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। दीज 1000 years of Indian history witnessed considerable changes. After all, the 16th and the 18th century was quite different from the 8th and the 11th century। देखिए जो चेंजेस बेसिकली 9th और 8th और 9th सेंचुरी के अंदर आए हैं, कहीं ना कहीं वो जो चेंजेस हैं वो आपको 17th और 18th सेंचुरी के अंदर नहीं देखने को मिले। वो दोनों जो पीरियड होंगे वो काफी ज्यादा क्या होंगे,
डिफरेंट होंगे। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी होगी इस दौर के अंदर, ठीक है। देयरफॉर डिस्क्राइब द एंटायर पीरियड वन हिस्टोरिकल यूनिट इट नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप पूरे पीरियड को एक ही पीरियड के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोर ओवर द मेडिवल पीरियड इज ऑफ्टन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्निटी कैरीज विद द सेंस मटेरियल प्रोग्रेस एंड द इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। देखिए, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री को और मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम कहीं ना कहीं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हमें ये झलकता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ होगा, इंटेलेक्चुअल फ्रेगमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट होगा। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, मॉडर्निटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज whatsoever, but of course we know this not the case, ठीक है। नाउ आज का हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often and the economies of the several regions reached to the level of prosperity that attracted the European trading companies। देखिए, इस दौर इस मेडिवल पीरियड के दौरान किसी भी रूलिंग डायनेस्टी ने रूल किया हो हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही थी। और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी ये ग्रोथ कर रही थी। इसका सिंबल ये है कि हमको क्या बोला जाता था मेडिवल एरा के दौरान, द गोल्डन बर्ड, ठीक है, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था। कहीं ना कहीं जो पूरा दुनिया का सोना था वो हिंदुस्तान के अंदर आ रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी वो जो आ रही थी उसकी वजह से क्या होने लगता है कि हिंदुस्तान में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिच बनाने के लिए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं हिंदुस्तान में आती है, ठीक है। नाउ एज यू read this book, look after the sign of the changes and the historical process at the work. Also, whenever you can, compare that you read in this book with what you read last। देखिए, हम इस बुक में देखने वाले हैं वो चेंजेस जो हमने पुरानी बुक में हमने जो देखा क्लास 6 की जो बुक में थी उन चेंजेस से कहीं ना कहीं जो चेंजेस होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। नाउ लेकिन जो सबसे मेजर चेंज होगा वो होगा किस तरीके से जब हम मेडिवल हिस्ट्री को एंड करेंगे, उसके बाद उस मेडिवल हिस्ट्री को जब हम एंड कर रहे होंगे उस दौरान में हम देखेंगे किस तरीके से जो यूरोपियन कंपनीज है वो हिंदुस्तान में आ रही है और हम चेंजेस को देखने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।